देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने AS19 स्टार्ट किया था, जो कि लीज अकाउंटिंग के बारे में है, जिसमें हम लोगों ने देखा दो तरीके का लीज होता है। ठीक है, एक होता है फाइनेंस लीज, मेन यही है हम लोग का। एक होता है फाइनेंस लीज और एक होता है हम लोग का ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, फाइनेंस लीज में क्या होता है कि एसेट को लास्ट में बेच दिया जाता है लेसी को, या फिर बेचने का ऑप्शन स्टार्टिंग से ही पता रहता है। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या इंडिकेशन होता है पता करने का क्वेश्चन में कि ये हम लोग का फाइनेंस लीज है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो लास्ट हम लोगों ने पॉइंट नंबर 9 तक पढ़ा था, जो कि था यूजफुल लाइफ। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, लिखो फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज के ऊपर कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि पीछे ही लिखते, काम करते, सारा पॉइंट पीछे कवर हो जाए पेज पेज में। टोटल एग्रीड लीज लीज रेंटल इक्वल होता है लीज रेंटल इनटू लीज टर्म। ठीक है, अब इस चीज को समझो कि टोटल लीज रेंटल का मतलब लीज रेंटल इनटू लीज टर्म क्यों होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लो है मिस्टर ए, जो कि एक लेसर है, मतलब इन्होंने अपना कोई एसेट किसी को लीज पे दिया होगा। तो मान लो इन्होंने अपना कोई एसेट 10 साल के लिए मिस्टर बी को दिया है, तो मिस्टर बी हो गए लेसी। ठीक है, अच्छा, अब इनको लीज रेंट देना पड़ेगा, मतलब लेसर मिस्टर ए को लीज रेंट मिलेगा, मिस्टर बी को लीज रेंट देना पड़ेगा। अब लीज रेंट नॉर्मली ईयरली होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10 लाख पर एनम। ठीक है, तो मिस्टर बी को मिस्टर ए का एसेट यूज करने के लिए 10 लाख पर एनम करके कितने साल तक देना पड़ेगा। 10 साल के लिए एसेट दिया गया है लीज पे, तो 10 ईयर्स के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100 लाख, 100 लाख जो है देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 100 लाख क्या हो गया, टोटल लीज रेंटल। तो इसका मतलब टोटल इनको इतना देना पड़ेगा, तो यही हो गया टोटल लीज रेंटल 100 लाख। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे मिनिमम लीज पेमेंट। अच्छा, एक मिनट रुको तो। नेक्स्ट पॉइंट होता है, तो ये टोटल लीज रेंटल, ये एक्चुअली जब क्वेश्चन होगा तो हमें ये सब अलग अलग पूछते रहता है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला में पता होना चाहिए। तो टोटल लीज रेंटल मतलब टोटल, मुझे कोई भी चीज अगर हम लीज में ले रहे हैं तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो जितना करके लीज होगा इनटू लीज टर्म करने से हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। फिर मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं MLP। इसका फॉर्मूला होता है टोटल लीज रेंटल, गुड मॉर्निंग प्रतीक, मॉर्निंग मैम। टोटल लीज रेंटल प्लस GRV। ठीक है,
GRV हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा होता है एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, इसको लिखेंगे ERV। ERV क्या होता है? इट इज द एस्टिमेटेड, इट इज द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट at the end of lease term, ठीक है। इसका मतलब ERV होता है, ये लिख लो, हम समझा देंगे ये दोनों पॉइंट, GRV प्लस UGRV होता है, ठीक है। अब GRV में G का मतलब होता है गारंटेड रेसि, देखो RV का मतलब होता है रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। GRV का मतलब होता है गारंटेड रेसिडुअल, और UGRV का मतलब होता है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं G का मतलब होता है गारंटेड, और ये होता है अनगारंटेड। अच्छा, अब ये दो पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा, मिनिमम लीज रेंट और एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे टोटल लीज रेंट जो है वो समझा, वैसे ही तो एक एग्जांपल बनाते हैं। ये मान लो है मिस्टर ए, जो कि एक लेसर है। लेसर का मतलब जिसने अपना एसेट को लीज में दिया है, ठीक है। किसको दिया है? सपोज करो कि मिस्टर बी को दिया है लेसी, ठीक है। गिवन एसेट टू लीज, तो यहाँ पर लिखते हैं लीज रेंट कितना है, मान लो ₹10 लाख पर एनम करके लीज रेंट फॉर 10 years, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर ए लेसर है, मिस्टर बी को उन्होंने कोई एसेट दिया है लीज पे, जो कि 10 साल के लिए, और लीज रेंट उन्होंने लिया है 10 लाख पर एनम करके। तो इस केस में इनका टोटल लीज रेंट कितना आ जाएगा? अभी अभी हम लोगों ने सीखा टोटल लीज रेंट जो है, तो 10 लाख करके 10 लाख पर एनम करके 10 years तक देना है। तो टोटल इनको जितना लीज का देना है वही टोटल लीज रेंट होता है। तो टोटल लीज रेंट इनका आ रहा है 100 लाख, जो कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर ये टर्म को समझने के लिए सेम एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो अभी बाकी टर्म को समझेंगे। अब बाकी टर्म में देखो, अब क्योंकि ये फाइनेंस लीज है, मैंने पहले ही बोला ना कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज में मेन पॉइंट क्या है कि एसेट लास्ट में लेसी को चला जाएगा, मतलब बिक जाएगा, लेसी को बेच देना है। तो यहाँ पर एसेट कौन बेचेगा? लेसी बेचेगा, लेसी यानी मिस्टर बी, और उनके पास ही क्या है? ओनरशिप है। एसेट का ओनरशिप किसके पास है? क्योंकि ये फाइनेंस लीज है, तो एसेट का ओनरशिप जो है यहाँ पर वो मिस्टर बी के पास है, ठीक है। तो ओनरशिप ऑफ एसेट अगर लेसी के पास है, तो सेल करने का राइट्स भी उसके पास है, ठीक है। सेलिंग राइट्स भी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो अब ये बेचेंगे तो इन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर मार्केट में उस एसेट का कोई वैल्यू होता है तो, ठीक है। जैसे कभी कभी स्क्रैप वैल्यू जीरो भी तो होता है ना, देखो कोई पुराना चीज बिक रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप के वैल्यू में मिला, या फिर बेच के जो भी मिला, जो भी बोलो, ठीक है। अब बेचने का अगर मार्केट में कुछ वैल्यू है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर है तो मिलेगा। तो मान लो कि मिस्टर बी ये एसेट बेच के, मतलब अब मिस्टर ए के दिमाग में क्या चल रहा है ये सोचो। मिस्टर ए सोच रहा है कि मैंने अपना एसेट फाइनेंस लीज में मिस्टर बी को दे दिया है, तो मैंने उनको ओनरशिप भी दे दिया है, सेलिंग राइट्स भी उनके पास आ जाएगा। तो मुझे तो सिर्फ रेंट मिल रहा है, मतलब लीज रेंट मिलेगा 100 लाख का 10 साल तक। लेकिन ये एसेट जब मिस्टर बी का ओनरशिप में है तो वो बेच के उनको पैसा मिलेगा। तो मिस्टर ए ये सोचेंगे कि इनको कितना पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो मिस्टर ए के दिमाग में ये चल रहा है, मान लो कि एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू
मिस्टर ए के दिमाग में चल रहा है, देखो ये एसेट बेच के इनको तो 20,000 रुपए मिल सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड। देखो अब मार्केट में क्या मिलेगा वो ए को भी नहीं पता, बी को भी नहीं पता, ठीक है। जैसे तुम लोग का कोई पुराना एसेट है, तुम लोग बेचोगे तो मार्केट में कितने का बिकेगा, वो तो मार्केट वैल्यू पे डिपेंड, मतलब मार्केट के रेट पे डिपेंड करता है। हम लोग जो सोचते हैं उससे कम ज्यादा हो ही सकता है। तो वैसे मिस्टर ए को लग रहा है कि मेरा एसेट बेच के इनको 10 साल के एंड में 20,000 रुपए मिल सकता है, ठीक है। तो ये मिस्टर ए बी को क्या बोलेंगे कि आप एक काम करो कि मुझे 20,000 रुपए भी देना, ठीक है, मुझे लीज रेंट तो देना ही, ठीक है, लेकिन मेरा चीज बेच के तो आपको 20,000 भी मिलने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा ये एसेट मार्केट में 20,000 का बिक जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। तो आप मुझे क्या देना, तो आप मुझे लीज रेंट के साथ साथ रेसिडुअल वैल्यू जो मुझे लग रहा है वो भी देना, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू। अब मिस्टर बी बोलेंगे देखो हम 20,000 नहीं देंगे, ठीक है, हम कितना देंगे, हम मान लो कि 12,000 देंगे, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, मतलब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लेसर मिस्टर बी क्या क्या पे करेंगे मिस्टर ए को, लीज रेंट मतलब ये 100 लाख, ये तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और एक गारंटेड रेसिडुअल, मतलब यहाँ पर ना मतलब थोड़ा नेगोशिएशन जैसा हो सकता है। इन्होंने बोल दिया 20,000, अब ये बोलेंगे नहीं हम 20,000 तो नहीं देंगे, हम आपको इतना दे देंगे, ठीक है। तो जितना देने का प्रॉमिस कर देते हैं उसको बोलते हैं गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में लीज रेंट तो हो गया 100 लाख, और गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जो मानोगे, जैसे मैंने ये 20,000 में मान लो 12,000 देने का इन्होंने बात किया है, ठीक है। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा 100 लाख प्लस 12,000, ये दोनों को मिला के बोला जाता है MLP, मिनिमम लीज पेमेंट। ये देखो मिनिमम लीज पेमेंट, टोटल लीज रेंटल प्लस GRV। तो GRV का मतलब ये हुआ गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, जो कौन देगा, लेसी देगा। लेसर को कब देगा, जब लेसर अपने एसेट को बिक जाने पे बोल रहा है कि मेरा एक्सपेक्टेड रेसिडुअल। अच्छा अब ये एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू क्या है, देखो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब इट इज द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म जब खत्म हो जाएगा तो एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि ये एसेट 20,000 का बिक सकता है, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। अब ये मेरा 20,000 है, अब एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू मेरे एग्जांपल में मैंने 20,000 लिया है, और फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है इसका मतलब होता है GRV प्लस UGRV, सही बोल रहा है फॉर्मूला, देखो। तो 20,000 का मतलब गारंटेड रेसिडुअल प्लस अनगारंटेड, मतलब मिस्टर बी ने क्या बोला, हम 12,000 देंगे जो कि गारंटेड है, और जितना नहीं देंगे मतलब अगर रिकवर हुआ तो देना पड़ेगा, ठीक है। जिसका गारंटी नहीं ले रहे बचा हुआ अमाउंट, वो हो गया अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये देख यहाँ पर वही लिखा हुआ है डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन क्या, फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो मिनिमम लीज रेंट, मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब टोटल लीज रेंटल प्लस GRV, मतलब सिर्फ ये देने से नहीं होगा कि लीज का पेमेंट कर दिया रेंट का तो हो गया, नहीं, उसके साथ साथ गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जो है वो भी देना पड़ेगा। और अगर कुछ अनगारंटेड अमाउंट रह जाता है तो फिर एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है, गारंटेड और अनगारंटेड का टोटल। और अगर कुछ अनगारंटेड नहीं होगा, जीरो होगा तो जीरो होने दो, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने दोनों कंसेप्ट को यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 देंगे। अच्छा पहले ये देखते हैं कि लास्ट ये मेरा कितना नंबर पॉइंट था, ये 9 था, तो ये हम दे देते हैं, ये फाइनेंस लीज का ये जो पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने, ये 10th नंबर वाला है, ठीक है। अब हम लोग 11th नंबर वाले पॉइंट पे आते हैं। तो 10th नंबर वाले पॉइंट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, टोटल लीज रेंट क्या होता है वो सीखा, मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है। अच्छा अब हम लोग पॉइंट नंबर 11 में पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ऑफ लेसी। लेसी अपने बुक्स में एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेगा वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे रिकॉर्ड करेगा।
देखो जैसे ये फाइनेंस लीज है क्योंकि, तो इसका मतलब एसेट तो लेसी खरीद ले रहा है एक तरीके से। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या खरीदेगा ही बस। हाँ, ये मतलब जब ईयर एंड होगा तो खरीद लेगा। ठीक है, ईयर एंड बोल रहे, सॉरी, जब लीज टर्म कंप्लीट होगा तो एसेट बेच देना है लेसर को लेसी को, ये पहले से ही पता होता है, तभी जाके फाइनेंस लीज होता है। तो अब जब मिस्टर बी, इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें तो मिस्टर बी को जब ये एसेट मिल रहा है तो वो एंट्री क्या करेंगे, तो वो एंट्री ऐसे करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट। नॉर्मली एसेट खरीदने का एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये चीज नहीं लिख सकते, जबकि लेसी एसेट खरीद रहा है, बट हम लोग टू बैंक नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग एट ए टाइम में तो कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग अपफ्रंट पेमेंट तो कुछ नहीं कर रहे कि भाई ये एसेट 10 लाख का है, हम 100 लाख का, हम 100 लाख दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे कैसे लिखना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर लेसर को ड्यू करना चाहिए। ठीक है, आह, हाँ देखो, मुझे लेसर को ये अमाउंट जो है, मतलब लेसर जैसे क्रेडिटर की तरह ट्रीट करना चाहिए कि मैंने एसेट खरीद लिया है, एसेट अकाउंट डेबिट, बट पूरा पेमेंट नहीं किया है, तो टू बैंक नहीं लिख के मैंने क्या लिख दिया है, लेसर अकाउंट क्रेडिट किया है। मतलब लाइबिलिटी, जैसे हम लोग क्रेडिटर से कुछ परचेस करते हैं तो जब तक पूरा पेमेंट नहीं करते तब तक क्या, परचेस टू क्रेडिटर, वैसे ही मानो परचेस की जगह एसेट, क्योंकि एसेट खरीदने से तो एसेट डेबिट होता है, क्रेडिटर की जगह लेसर मेरा क्रेडिटर। लेकिन ये जो अमाउंट है, यहाँ पर अमाउंट क्या लिखा जाएगा, वो मेन पॉइंट है। अमाउंट क्या लिखना है, अमाउंट हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विच एवर इज लोअर। तो हमें क्या लेना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। अब एमएलपी का मतलब क्या, याद करो, एमएलपी का मतलब क्या है, एमएलपी का मतलब हो गया टोटल लीज रेंटल प्लस जो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है। ठीक है, वो हो गया मिनिमम लीज पेमेंट, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्यों लिया जाता है, लोअर इसलिए लिया जाता है कंजर्वेटिज्म अप्रोच के लिए। ठीक है, जैसे तुम लोग एस टू में देखे हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, सेम वही कंसेप्ट पे लोअर लिया जाता है। ठीक है, तो लोअर तो मेरा वो कंजर्वेटिज्म अप्रोच के लिए लिया जाता है, या फिर प्रूडेंस नेचर के लिए लिया जाता है, जो भी बोलो। अब लेना क्या है, किन किन दोनों में लोअर कंपेयर करना है, एसेट का फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, और एमएलपी का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे निकल सकता है, वो भी हम एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं। अब मान लो कि मेरा 10 साल का लीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 साल का लीज है, और हर साल मुझे मान लो 1 लाख रुपए करके देना है। हम 10 लाख भी लिख सकते, कुछ भी लिखो एग्जाम्पल, मतलब पहले मैंने 10 लाख लिखा था तो वहां पर, अभी इसको 1 लाख लिखते ताकि प्रेजेंट वैल्यू निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो ये देखो, मान लो कि 1 लाख 1 लाख करके मिस्टर बी को लीज रेंट देना पड़ेगा 10 साल तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मिनिमम लीज पेमेंट। अब मिनिमम लीज पेमेंट क्या होगा, लास्ट में अगर मुझे कोई जीआरवी देना है, ठीक है, वो भी ऐड हो जाएगा। अगर कोई जीआरवी रहा वो भी ऐड हो जाएगा, वो तो लास्ट में होगा ना, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, तब जाके एमएलपी होता है अगर कुछ रहा तो। ठीक है, तो फिर गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऐड हो जाएगा, तो मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब टोटल लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू। तो मुझे क्या करना है, सभी 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो ये 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और ये लास्ट में 1 लाख और जीआरवी दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो, मतलब
1 लाख 10 बार लिख के फिर जीआरवी जो रहेगा वो लिख के निकाल सकते हो, या फिर लास्ट में जीआरवी को ऐड करके भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। अब रहा बात प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो तुम लोग एफएम तो करते ही हो सब कोई, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मुझे नहीं लगता है मुझे ज्यादा कुछ बोलना पड़ेगा, फिर भी प्रेजेंट वैल्यू का मतलब बता देते हैं। जैसे ये 1 लाख जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं लीज लेने के 1 ईयर बाद, ठीक है, तो क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो एक कंसेप्ट होता है ना, जहां पर बहुत सारा चीज की वजह से टाइम वैल्यू मनी हमें कंसिडर करना पड़ता है कि आज मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है, तो 2 साल बाद 1 लाख का परचेजिंग पावर वो नहीं रह जाएगा, ये 1 साल बाद, ठीक है। तो जो 1 लाख हम लोग 1 साल बाद पे कर रहे हैं या फिर रिसीवर को रिसीव हो रहा है, उसका वैल्यू आज क्या है, ठीक है, मुझे 0 ईयर में सोचना है, ठीक है। ये मान लो Y0 है, ये Y1 है, Y2 है, ठीक है, Y3 है, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 और Y10, ठीक है। तो मुझे 1 साल बाद जो 1 लाख मिलेगा उसका आज का वैल्यू, या जो 1 लाख पेमेंट करना है उसका आज का वैल्यू, 2 साल बाद जो 1 लाख पेमेंट करेंगे उसका आज का वैल्यू, मुझे सभी का क्या चाहिए, मुझे सभी का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है एक इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जिसके थ्रू से हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लो मैंने ऐसे ही बता दिया कि मान लो इंटरेस्ट रेट जो भी है मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है सपोज कि 6,50,000, ठीक है, हम एक एजम्पशन के साथ बोल रहे हैं कि 6,50,000, और अगर ऐसे देखा जाए तो टोटल वैल्यू कितना हो रहा है, टोटल वैल्यू हो रहा है 10 × 1 लाख करके, ठीक है, 10 साल का प्लस जीआरवी, ठीक है। तो ये 10 लाख समथिंग हो जाएगा अगर जीआरवी का कोई वैल्यू आया, जिसका प्रेजेंट वैल्यू मान लो मेरे हिसाब से है 6,50,000, और इसी एसेट का फेयर वैल्यू कितना है, इसी एसेट का फेयर वैल्यू है मान लो 7 लाख रुपए, ठीक है। तो अब मुझे अगर एज ए लेसी मेरे बुक्स में रिकॉर्ड करना है एसेट का वैल्यू, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? गुड मॉर्निंग अभिजीत। गुड मॉर्निंग मैम। तो तो देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विच एवर इज लोअर। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, हाँ, तो 6,50,000 और 7 लाख विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर लिखते प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू, तो लोअर कितना आ रहा है, 6 लाख। अच्छा, मैंने 6,50,000 लिया है तो वही ले लेते हैं। 6,50,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब अगर मुझे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है एज ए लेसी, जो एसेट हम फाइनेंस लीज में ले रहे हैं, तो मुझे एसेट का वैल्यू कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इस तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे मेरे मिनिमम लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा फेयर वैल्यू के साथ, फिर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में मुझे फेयर वैल्यू दे देगा? हाँ, दे देगा। और ये सब जो है डिस्काउंट रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके थ्रू से तुम लोग निकाल सकते हो जैसे एफएम में निकालते हो। तो ये हो जाएगा कि कैसे करके रिकॉर्ड करना, ये पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे 12 नंबर में, देखो क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एमएलपी प्लस यूजीआरपी। अच्छा, इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। अब एमएलपी का मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मिनिमम मुझे क्या पे करना पड़ेगा किसी एसेट को लेने, देखो ना, इन्वेस्टमेंट बोला है, तो नेट का मतलब क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो नेट आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ग्रॉस तो समझ लेते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस मतलब मुझे टोटल क्या खर्चा करना पड़ेगा कोई एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो मेरा उस एसेट में इन्वेस्टमेंट क्या है। तो मुझे जैसे कोई लीज पे कोई एसेट ले रहे हैं तो मुझे क्या देना पड़ेगा, तो मुझे देखो लीज का रेंट देना पड़ेगा, और अगर फाइनेंस लीज है तो मुझे रेसिडुअल वैल्यू
भी देना पड़ सकता है, जो हम गारंटी ले रहे हैं तो जीआरवी, तो वो मिला के ही होता है एमएलपी। तो इसका मतलब एमएलपी के नीचे लिख सकते हैं इस तरीके से, टोटल लीज रेंटल प्लस जीआरवी। ठीक है, क्योंकि एमएलपी तो हम लोगों ने यही पढ़ा है ना, टोटल लीज रेंटल प्लस जीआरवी। और यूजीआरवी को अलग कर देते हैं, मतलब यूजीआरवी सेपरेटली जैसे लिखना है वैसा लिख देते हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। ठीक है, अब जीआरवी और यूजीआरवी का मतलब क्या होता है, याद करो, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। मिस्टर ए ने सोचा था 20,000 मिलेगा, बट मिस्टर बी ने बोला नहीं, ठीक है हम 12,000 देंगे, 8,000 का गारंटी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो दोनों मिला के ये दोनों पॉइंट मिला के क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, और ये हो जाएगा टोटल लीज रेंटल जैसा था वैसा। ठीक है, ये हो गया मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इसको अगर यहाँ पर कैलकुलेशन के तरफ से देख के लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे टोटल लीज रेंटल 10 लाख वाला एग्जांपल लोगे तो 10 लाख इंटू 10, 1 लाख वाला लोगे तो 1 लाख इंटू 10, जीआरवी 12,000, यूजीआरवी हो जाएगा इतना 8,000। ठीक है, फिर इधर 12,000 8,000 20,000 ऐसे आ जाएगा, मतलब वही 100 लाख। मतलब देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना आ जा रहा है, ये देखो, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। 10 लाख इंटू 10 प्लस जीआरवी मान लो हो गया मेरा 12,000 था, यूजीआरवी हो गया 8,000। ठीक है, तो यहाँ पर 100 लाख प्लस 12,000 प्लस 8,000, तो 100 लाख प्लस 20,000। ठीक है, तो ये मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इस तरीके से निकालना पड़ेगा, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर समझ के हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो भी है उसका सभी का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब देखो, ऐसा नहीं कि टोटल जो अभी तुम लोग का है ना 10,20,000, ये 10 लाख आया था। ठीक है, अगर हम ऐसे करके एग्जाम्पल लेते हैं कि ये देखो, चलो ये पूरा एग्जाम्पल एक बना ही लेते हैं नया करके, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 लाख ले लेते, 1 लाख लो, 10 लाख लो, जैसा एग्जाम्पल लेंगे वैसा अमाउंट आ जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर निकाले इस क्वेश्चन में तो कितना आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10 साल का, 1 लाख करके 10 साल का। ठीक है, ये हो गया मेरा मतलब लीज रेंटल, टोटल लीज रेंटल, प्लस इसमें लगेगा मेरा जो जीआरवी मैंने बोला है, मान लो जीआरवी मैंने बोल रखा है 12,000। ठीक है, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, और मैंने 8,000 का जो है यूजीआरवी बोल रखा है, तो ये 10,20,000 आ जा रहा है। ठीक है, तो 10,20,000 आ जा रहा है। अब ये जो जीआरवी और यूजीआरवी है तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसके बाद जीआरवी 12,000 और यूजीआरवी मान लेते हैं 8,000। ठीक है, तो ये सभी का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10,20,000 का निकाल दोगे हो जाएगा, वो तो गलत कंसेप्ट है ना, एफएम पढ़ते हो तुम लोग। 10,20,000 का निकालोगे तो कैसे होगा, क्योंकि ये 1 लाख पे 1 ईयर का इम्पैक्ट आएगा, ये सेकंड वाले 1 लाख पे 2 साल का इम्पैक्ट आएगा, इस पे 3 साल का इम्पैक्ट आएगा, ऐसे करके अलग अलग इम्पैक्ट आता है ना। यहाँ पर 4 साल का, ये वाला जो है 5 साल का इम्पैक्ट आएगा, फिर 6, फिर 7, ठीक है 8 9 10। ठीक है, और ये इस पे भी 10, इस पे भी 10। ठीक है, तो ये सब पे इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद जब इंडिविजुअली निकालोगे, ये 1 लाख 1 लाख सबका निकाल लिया, फिर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, निकालने से ही हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस
इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है अभी हम लोगों ने देखा 10,20,000। अब ये पूरा अलग 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 करके सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट का, जो कि यहाँ पर बोला है नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा अब 14th नंबर देखो। 14th नंबर में पढ़ेंगे अर्न फाइनेंस इनकम। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो फाइनेंस इनकम क्या है, देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम लोग टोटल जो खर्चा कर रहे हैं दैट इज 10,20,000। ये मुझे नॉर्मल दिख रहा है विदाउट एनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट लगाते हुए। ठीक है, 10,20,000, इसमें हम लोगों ने कोई टाइम वैल्यू मनी लगाया नहीं, वो लगाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। तो अगर मेरे पास पैसा होता, ठीक है, तो हम ये रेंट पे क्यों लेते 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके, ये सब नहीं लेते ना। तो हम क्या करते, हम पूरा पेमेंट करके ही एसेट को ले लेते। लेकिन जब हम पार्ट पेमेंट करेंगे जैसे कि इंस्टॉलमेंट की तरह जो भी बोलो, तो फिर क्या होगा मेरे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे हम लास्ट क्लास में बोल रहे थे नो कॉस्ट ईएमआई होता है, विद कॉस्ट ईएमआई होता है। तो नॉर्मली देखो ये सब नो कॉस्ट होने का कोई चांसेस होता नहीं कि ये नो कॉस्ट ईएमआई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो है इंटरेस्ट इंक्लूड हो रहा होगा हर एक 1 लाख में। ठीक है, इंटरेस्ट इंक्लूड करके ही बोलेगा सामने वाला, क्योंकि नहीं तो उसका तो लॉस है। ठीक है, तो अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मुझे 10,20,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। अब यहाँ 10,20,000 दिख रहा है, जब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो पता चलेगा कि अगर ये 1 लाख हम दे देते तो फिर आज देखो ये Y0 हो गया ना, तो Y0 में मेरा खर्चा कितना आएगा। अगर ये 1 लाख 1 लाख करके 10 साल का हो रहा है तो सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले रहे हैं। जैसे यहाँ ये वाला देखो, ये वाला ये जो समझाया मैंने कि हम 6,50,000, ये वाला कंपैरिजन देखो, ये फेयर वैल्यू के साथ दिया हुआ है वो बात अलग है। अगर इसका भी इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 10 साल का 1 लाख करके 10 लाख, और जीआरवी मान लो अगर कुछ भी नहीं है फिर भी 10 लाख, जहां पर 6.5 लाख हो रहा है इसका प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हम डीले कर रहे हैं। तो मेरा 6.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 10 लाख में जाके रुक रहा है। क्यों, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम 1-1 लाख करके देंगे। अब 1-1 लाख करके देंगे तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देख रहे हैं 6.5 लाख, तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। एक बार जीआरबी को इग्नोर करो, तो फिर 10 लाख का चीज मुझे 6.5 लाख में मिल जाता अगर हम 6.5 लाख दे पाते, है ना। क्योंकि सारे 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू मिला के तो मेरा 6.5 लाख हुआ, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया, 10 लाख माइनस 6,50,000। ठीक है, तो कितना हो जाता है 10 लाख माइनस 6,50,000, 3,50,000। तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट। मैंने इतना एक्स्ट्रा पेमेंट किया, जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया वही तो मेरा क्या होता है, इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अनअर्न फाइनेंस इनकम। तो यहाँ पर देखो ना, वही है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब हम खर्चा, जैसे मान लो कि ऐसा है कि मैंने एक लोन ले लिया है 1.5 लाख रुपए का, और उससे मैंने खरीद लिया है मान लो एक मोबाइल। ठीक है, 1.5 लाख का मोबाइल खरीद लिया। ठीक है, अब मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है, मैंने अब इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दे देता है कि आपको कितने टाइम में ये पूरा करना है। तो मान लो 15 साल का है। ठीक है, तो 1.5 लाख का मोबाइल 15, मतलब लोन ही मान लो 1.5 लाख का लोन अगर मुझे 15 साल में पे करना है तो हर साल मुझे कितना करके देना है, 10,000 पर एनम करके देना है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, बट सामने वाला मुझे बोल रहा है कि आप 12,000 हर साल करके दो। ठीक है, क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसके लिए तो लॉस है। वो अगर 10,000 करके 15 साल लेगा 1.5 लाख, तो उसके लिए लॉस है क्योंकि पहले साल 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू, नेक्स्ट ईयर 10,000 का, फिर उसके बाद 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी ना सेम होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो हमारे लिए कितना एक्स्ट्रा पड़ गया, 12,000 करके 15 साल का 1,80,000 पड़ गया। ठीक है, तो एक्चुअली 1.5 लाख का लोन लिया मैंने, ठीक है, 1.5 लाख के सामान को खरीदने के लिए, लेकिन जब ईएमआई भरा तो 1,80,000 हो रहा है टोटल। तो ये जो डिफरेंस 30,000 का आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1,80,000। मैंने कितना एक्चुअली पॉकेट से कितना
पैसा आउट किया 12,000 करके 15 साल तक 1,80,000। लेकिन इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरा काम तो 1.5 लाख में ही चल जाता ना, जितने का लोन लिया मैंने। अगर ये लोन अगर मेरे पॉकेट में ही रहता तो हम लोन क्यों लेने जाते, तो मेरा 1.5 लाख से ही काम बन जाता। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वही मेरा क्या हो गया, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, मतलब 30,000 का इंटरेस्ट। फाइनेंस इनकम का मतलब इंटरेस्ट। अभी इनकम किसके लिए है, यहाँ पर लेसर के लिए इनकम है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिलेगा और लेसी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इस टर्म का नाम ही है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, इसीलिए मैंने भी वही लिख दिया। ठीक है, फिर इम्प्लिसिट रेट दैट इज डिस्काउंटिंग रेट, जिस रेट के थ्रू से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। it is the rate at which present value of MLP plus UGRV present value of gross investment net investment देखो, ये वो रेट है, डिस्काउंटिंग रेट है, जिसके थ्रू से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू MLP और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का। ठीक है, और देखो MLP के साथ जब अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऐड करोगे, देखो जब गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऐड करोगे टोटल लीज रेंट के साथ, तो वो आता है मेरा मिनिमम लीज पेमेंट। अब मिनिमम लीज पेमेंट के साथ अगर UGRV को भी ऐड करो, क्योंकि देखो मिनिमम लीज पेमेंट में क्या क्या आता है याद करो। मिनिमम लीज पेमेंट में आता है टोटल लीज रेंट प्लस UG सॉरी GRV। ठीक है, अब इसमें अगर UGRV भी ऐड हो गया, मतलब टोटल लीज पेमेंट प्लस GRV प्लस UGRV, मतलब ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, ये देखो ये हो गया टोटल लीज रेंटल प्लस ERV, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया बेसिकली। तो ये मेरा क्या है, ये मुझे बराबर करना है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के साथ, मुझे इसे इक्वल करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के साथ इक्वल करना पड़ेगा, मतलब मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का ये प्रेजेंट वैल्यू MLP प्लस UGRV का मतलब ही लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब नेट इन्वेस्टमेंट होता है, वो बात ठीक है। लेकिन ये देखो, ये इसके बाद ही मैंने ये लाइन लिखा है, इसका मतलब ही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हम इसको और दे के भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब ही होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये चीज मुझे हमेशा क्या करना है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के साथ मुझे इसे इक्वल करना है। इस चीज को हम समझाते हैं एक एग्जांपल के साथ कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के साथ इक्वल का मतलब क्या होता है। देखो एग्जांपल एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, देखो लीज रेंटल 50,000 at the end of each year। लीज टर्म 5 ईयर। ये समझ गए होगे, ये तो अभी अभी जो हम लोगों ने समझा वही है, लेकिन इसको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के साथ इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब समझने के लिए हम लोग ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं, और ये शायद तुम लोग का यहाँ भी है एग्जांपल, ये देखो। हाँ रुको दिखाते हैं, कहाँ चला गया। हाँ ये देखो, ये वाला एग्जांपल ही ले रहे हैं, इसी के थ्रू से समझा देंगे।
GRV, UGRV, fair value of asset 2 lakh at inception, find implicit rate. देखो यहाँ पर लीज रेंटल है 50,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो जो एसेट लीज पे दिया गया है उसका रेंट है 50,000 हर साल के एंड में। लीज टर्म है 5 साल का, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं 5 साल, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिफ्टी थाउजेंड 50,000 50,000 50,000 50,000, ठीक है। अच्छा, और इस एसेट का जो मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, ठीक है, फेयर वैल्यू जो है वो है 2 लाख। फेयर वैल्यू का मतलब एक्चुअली बोल सकते हो कि जो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं फेयर वैल्यू। जैसे तुम लोग शेयर कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हो तो फेयर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, जैसे इक्विटी शेयर का होता है 10 रुपए, प्रेफरेंस का होता है 100, डिवेंचर का होता है 100 नॉर्मली। बाकी क्वेश्चन में कभी कभार कुछ और दे देता है, वो बात अलग है। इसके बाद शेयर इशू हो सकता है डिस्काउंट में, तो फिर जैसे इक्विटी शेयर का नॉर्मली 10, तो 10 से कम में अगर इशू हुआ तो डिस्काउंट हो गया, ज्यादा में हुआ तो प्रीमियम हो गया, ठीक है। अगर एज इट इज हुआ तो पार में हो गया। तो फेयर वैल्यू का मतलब जो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो फेयर वैल्यू एसेट का है 2 लाख, ठीक है, और लीज रेंटल 50,000 करके 5 ईयर्स का देना है, और जीआरवी बोल रखा है 25,000, तो यहाँ पर लिखेंगे जीआरवी यूजीआर यूजीआरवी 15,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है जो कि मेरा 2 लाख के साथ बराबर होना चाहिए, मेरा नेट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। तो अब नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाएगा टोटल लीज रेंटल और प्लस गारंटेड और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये देखो टोटल लीज रेंटल प्लस गारंटेड एंड अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू यानी ईआरवी, ठीक है। तो मेरे पास टोटल लीज रेंटल तो है, टोटल लीज रेंटल कितना है 50,000 करके 5 साल, ठीक है। ये हो गया टोटल लीज रेंटल। जीआरवी और यूजीआरवी है, तो फिर मेरा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो रहा है 2,50,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000, 2,90,000 हो रहा है, आई थिंक। हाँ, 2,90,000 हो रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इंडिविजुअली हर एक 50,000, 25 और 15,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए रेट, डिस्काउंटिंग रेट, जो कि इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, वही मिसिंग है। हमें इम्प्लिसिट रेट को निकालने के लिए बोला है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं देगा कि इम्प्लिसिट रेट निकालो, ठीक है, एटलीस्ट हमारे अकाउंट्स में नहीं देगा। बाकी अगर दे दे, क्योंकि है तो हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे ये वाला, ये देखो, यही वाला क्वेश्चन मैंने वहां लिखा है, हम लोग को इम्प्लिसिट रेट निकालना है, तो इन्होंने बताया कैसे करके निकालना है, हम भी सिखा देते हैं तुम लोग को कि कैसे करके निकालना पड़ेगा। तो इस पे थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन है अगर देखा जाए तो अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग रेट कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग पहले कोई भी एक रेट को एज्यूम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एक रेट लिया, एज्यूम कि 10%। अगर 10% के प्रेजेंट वैल्यू, 10% से हम लोग अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो फेयर वैल्यू यानी 2 लाख के साथ इक्वल होगा। चलो देखते हैं कैसे करके होगा। तो पहले ईयर लिखते हैं, 5 ईयर्स, 1 2 3 4 और
5, ठीक है। अच्छा, लीज रेंट जो है वो कितना है, 50,000 करके। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स जो है वो कितना आएगा, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, क्योंकि एट द रेट ऑफ 10% मैंने माना है, तो फिर देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब है कि अगर हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं कि 1 रुपए का वैल्यू 10% से चेंज होने वाला है, मतलब जो चीज आज मुझे 1 रुपए में मिलेगा वो 1 साल बाद खरीदने के लिए मुझे 1 रुपीज एंड 10 पैसा पे करना पड़ेगा। देखो ना, 10/100, इसका मतलब होता है कि कितना हो गया, 10 पैसा, ठीक है। तो 1 रुपए का 1.1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1.1 का प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपीज, ठीक है। 1.1 का प्रेजेंट वैल्यू मतलब अगर मुझे आज मेरे पास 1 रुपए है, तो 1 साल बाद उसी का जो वैल्यू है वो 1.1 हो जाएगा। मतलब जो चीज आज मुझे 1 रुपए में मिलेगा वो 1 साल बाद खरीदने के लिए मुझे 1 रुपीज 10 पैसा पे करना पड़ेगा, अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर मेरे पास 10% है। तो फिर 1.1 का प्रेजेंट वैल्यू, अगर 1 है तो 1 का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1.1.1, तो 50,000 का कितना हो जाएगा, ऐसे करके इंटू 50,000 करके निकालेंगे। तो हम लोग सब डिस्काउंटिंग रेट पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। तो पहले केस में 1/1.1, तो देखो कितना आ रहा है, 0.9091, ठीक है। अब 91 भी ले सकते हो और 909, चलो 909 ही ले लेते हैं, ठीक है। बस 3 डिजिट ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखो 3 डिजिट लिया है, तो हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि मेरा यहाँ पर कैलकुलेशन इनके साथ देख देख के लिख देंगे तो जल्दी हो जाएगा। बाकी तुम लोग अगर 4 डिजिट लेते हो तो भी सही है, 4 ही लेने से बेटर होता है। फिर यहाँ जैसे है वैसा कर रहे हैं ताकि उसे मैच करने में मेरे लिए आसान हो आंसर, ठीक है। फिर दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 1/1.1.1, सेकेंड ईयर है तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से, और अमाउंट जैसा जैसा रहता है वो मल्टीप्लाई होते जाता है। तो अब देखो कैलकुलेटर में एक बार तो हो गया 1/1.1, फिर इक्वल लगाने से ही हमारा 2 बार का फैक्टर निकल के आ जाएगा। मतलब 1/1.1, ठीक है, इक्वल इक्वल, ठीक है। तो 2 बार का आ गया। ये कैसे निकला, ये पहला वाला निकलता है 1/1.1.1 टू दी पावर 1 करके, फिर उसके बाद 1/1.1.1 टू दी पावर 2 करके, 2 बार का है, फिर ये 3 बार का है, इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर पे इक्वल इक्वल करते जाएंगे तो हमें सारे फैक्टर्स मिलते जाते हैं, ठीक है। ये तुम लोग को पता है, एफएम करते हो सभी कोई। 751, ठीक है। फिर इसके बाद 0.683, 0.6209 है तो 1 कर दिया। अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू फिर कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50,000 इंटू 0.909, तो ये आ जा रहा है 45,450, ठीक है। 45,450 देख लेते हैं, हाँ। फिर उसके बाद 41,300 आएगा, देख लेते हैं, 50,000 इंटू 0.826, 41,300, फिर 50,000 इंटू 0.751, तो ये आ गया 37,550। चेक करते हैं, 37,550, हाँ। फिर 31,550 होना चाहिए, ठीक है। 0.683, 34,150, 34,150 आ गया। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, वो रेसिडुअल वैल्यू को 5th ईयर में 3 बार, मतलब देखो 5th ईयर का एक लीज रेंटल और गारंटेड रेसिडुअल, अनगारंटेड, ये सबको अलग अलग लिख के 0.621 से कैलकुलेट करके आंसर लाया है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर अलग अलग नहीं करके हम लोग एक शॉर्टकट कर सकते हैं। शॉर्टकट मतलब वैसा कुछ नहीं, सिंपल मैटर है। ये 50,000 के जगह यहाँ पर ये दोनों भी ऐड कर दो, गारंटेड और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू इसके साथ, तो 50,000, क्योंकि सभी तो वो 5th ईयर में ही निकलने वाला है। 25 और 15, ठीक है। तो ये मिला के हो जाएगा 90,000, ठीक है। अब ये 90,000 का 0.621 से कर दो, 55,890, 55,890, तो ये तीनों मिला के 55,890 होने से ही तो हुआ, ये तीनों मिला के, ठीक है। चेक करके देख लो हो रहा है कि नहीं, होगा।
तो माइनस करके देख लेते, 0 होने से ही हो जाएगा। 31,050 माइनस 15,525, 15,525 माइनस, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी एक तरीके से करने होगा, इसलिए हमारा टाइम बचेगा, तो ये करना बेटर होगा, ठीक है। फिर अब इसका एडिशन कर लेते हैं। एडिशन करने से कितना आएगा, ये देख के लिख देते, सारा तो सेम है, तो इनका देख के लिख देते। 2,14,340, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 10% से। लेकिन देखो, मैंने जो रेट एज्यूम किया, क्योंकि मुझे तो यहाँ रेट ही निकालने बोला था ना क्वेश्चन में, उस रेट से मेरा 2,14,340 आया, मतलब 2 लाख से ज्यादा आ गया। मुझे तो फेयर वैल्यू के साथ इक्वल करना है, लेकिन ये फेयर वैल्यू से ज्यादा आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन को चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे एजम्पशन क्या लेना चाहिए, तो मेरे दिमाग में दो ही चीज चलेगा, या तो 10% से ज्यादा लेना चाहिए या 10% से कम लेना चाहिए। तो ये वैल्यूज अगर मेरा कम आएगा तब ना ये अमाउंट मेरा 2,14,340 से कम में आएगा, ठीक है। तो बोलो मुझे 10% से ज्यादा लेना चाहिए कि कम लेना चाहिए। अगर मेरा 10% से ज्यादा हुआ तो क्या मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, और अगर कम हुआ तो क्या होगा। मतलब ये मैथमेटिकल कंसेप्ट पूछ रहा है कि मुझे 10 लाख से सॉरी 10% से प्लस लेना चाहिए कि 10% से माइनस, मतलब 9, 8 ऐसा लेना चाहिए, या मोर देन 10% लेना चाहिए। तो ट्राई करके देखो, जैसे अगर देखो 9% लेते हैं, तो 9 डिवाइडेड बाई 100, एक ऐसे देखने से ही तो पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब +1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.09, तो ये कितना आ गया, 0.9174 इंटू 50,000। देखो तो ये अमाउंट मेरा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, लेकिन देखो मेरा 45,871 ज्यादा के तरफ आ रहा है। तो मुझे 10% से ज्यादा लेना चाहिए कि फिर कम के तरफ लेना चाहिए। अगर मैंने कम के तरफ लिया तो ये वैल्यू तो बढ़ गया, बढ़ने से तो फिर 2 लाख से और भी आगे चला जाएगा। एक से ही तो देख के समझ सकते हैं। तो फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, एजम्पशन 10% से अभी भी मैथ्स में ज्यादा लेना पड़ेगा ना। तो हम मान लेते हैं कि सपोज करो कि 14%, ठीक है। मुझे भी नहीं पता 14% में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं 14% में आता है कि नहीं। तो तुम लोग 14% से चेक कर। 50,000, 50,000, 50,000, 14% मतलब 14, 1 डिवाइडेड बाई 1.14। तो देखो 0.877 इक्वल करो, फिर दूसरा वाला आ जाएगा 0.769, 0.675, 0.592, 0.519, ठीक है। अच्छा अब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये लीज रेंटल, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा 50,000 इंटू 0.519, 25,950। अच्छा ये लास्ट वाला लेकिन 50 नहीं है, 90 है ना। एक बार में ही 90 लिख लेते, गलत आ गया, मतलब सही करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से ही करते, 50,000 इंटू 0.877, 43,850। देखो कम आ रहा है, 43,850। पहला वाला 45 आया था उस पहले वाले रेट पे, है ना। तो कम आ रहा है, तो चांसेस है कि 2 लाख के आसपास आ जाए। अब एग्जैक्ट 2 लाख लाना उतना आसान नहीं है, ठीक है। 0.76 और 9,
38,450, 50,000 इंटू 0.675, तो ये हो जाएगा 33,750। 50,000 29,600 29,600, उसके बाद 46,710 अच्छा टोटल 1,92,360 1,92,360। तो इस बार भी एजम्पशन सही नहीं गया, 2 लाख से कम हो गया। ठीक है, मतलब इससे क्या पता चलता है कि 14% से कम लेना है। ठीक है, क्योंकि ये तो कम हो गया ना, तो इसका मतलब मुझे 14% से थोड़ा और कम लेना है। मतलब मेरा जो परसेंटेज है, जो डिस्काउंट रेट है, वो 10 से 14 के बीच का होना चाहिए। मतलब 10 से ज्यादा लेकिन 14 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब क्या फिर से ट्राई करना पड़ेगा? नहीं, हमें 2 ही बार ट्राई करना पड़ता है। पहले जो एजम्पशन लिया कुछ भी ले सकते हो, उसके बेसिस पे उससे प्लस लेना है कि उससे माइनस, जैसे 10% मोर ले कि 10% लेस ले, वो देखना है। ये मेथड को एक्चुअली बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, अब जैसे ही 2 रेट आ गया, अब हम लोग अपना रेट निकाल सकते हैं। कैसे करके निकालेंगे? तो बाई इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन कैसे होता है देखो, तो पहले जो रेट लेते हैं वो लेना पड़ता है। तो लिख लिया 10%, मुझे 10% प्लस रेट लेना चाहिए, उसी के बेसिस पे मैंने 14% लिया। लेकिन जैसे ही मैंने 14% लिया, मेरा आंसर जो है वो कम आ गया। ठीक है, जो आना चाहिए 2 लाख से कम आ रहा है। तो 14 से 10% के गैप में, 14% से 10% का जब गैप हो रहा है, यानी 4% के गैप में मेरा वैल्यू चेंजेस कितना हो रहा है? तो जब 14% और 10% के गैप में वैल्यू चेंजेस हो रहा है, 10% में 2,14,340 और 14% में 1,92,360। ठीक है, तो देखो इतने परसेंटेज के चेंजेस में इतना वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली अमाउंट कितना चाहिए? मुझे चाहिए 2 लाख चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा पता है? 2,14,340 माइनस 2 लाख लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिखा? देखो ये कंसेप्ट क्या है, पहले ये सोचेंगे कि जो एजम्पशन रेट लिया, इंटरपोलेशन कैसे करके यहाँ पर फॉर्मूला लगता है। पहले जो रेट लिया 10%, अब मैंने देखा कि मुझे 10% प्लस में जाना चाहिए। अगर हम प्लस में जाते हैं तो ही मेरा आंसर जो है वो मैच होने के लिए केपेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर हम 9% ये सब ले लेते हैं तो मेरा तो 2,14,000 से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो मैंने अभी तुम लोग को चेक करके दिखाया। अगर वैसा होता तो ये माइनस आ जाता। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लस होगा। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग का 2% से दोनों से ही आंसर नहीं आया, एक से ज्यादा आ गया मोर देन 2 लाख, एक से कम आ गया। तो गैप कितने का है दोनों परसेंटेज में? 14 और 10, 4% का। और ये 4% के गैप में आंसर का गैप आ रहा है 2,14,340 और ये। ठीक है, वैल्यू का चेंजेस इतना आ रहा है। ठीक है, अब इसके वजह से मेरे आंसर में कितने का डिफरेंसेस आ रहा है? तो पहले आया था 2,14,340, जो कि आना चाहिए था 2 लाख, तो 14,340 मतलब 4% के चेंज पे मेरा वैल्यू चेंज कितना हो रहा है पता है? ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 21,980। करके देख लो। ठीक है, 21,980 का डिफरेंस होता है 4% के लिए। ठीक है, तो 1 का डिफरेंस होगा 4% डिवाइडेड बाई 21,980 के लिए। तो मेरा जो आंसर में डिफरेंस आ गया, जिस वजह से मुझे 14% से फिर से चेक करना पड़ा, वो है 14,340। तो 14,340 के गैप में मुझे कितने परसेंट का चेंज दिख रहा है? ठीक है, तो वही परसेंटेज 10% में ऐड होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट हो गया। तो अब हम लोग इसको चेक करके देखें कि कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 21,980 इंटू 14,340 डिवाइडेड बाई 21,980 इंटू 4%। तो ये आ रहा है 0.4% है ना? अच्छा, डिवाइडेड बाई 21,980, 10% प्लस 0.026।
तो ये ऐड करेंगे, लेकिन ये तो मैंने पॉइंट में ले लिया। अब 0.026 का मतलब कितना परसेंट है, परसेंट के साथ ही ना परसेंट ऐड होगा, तो ये हो गया इंटू 100 करना पड़ेगा। मतलब 10% मतलब 10/100 हो जा रहा है, 10/100 ऐसे भी कर सकते हैं। ये आ गया 0.1 प्लस 0.026 इंटू, मतलब ये दोनों को ऐड करने से 0.1 प्लस 0.026, क्योंकि मैंने परसेंटेज हटा दिया तो 0.126। अब इसका परसेंटेज करेंगे तो इंटू 100, तो ये आ जाएगा 12.6%। ऐसे करके हो गया कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि मैंने 4% अप्लाई कर दिया तो परसेंटेज हट गया ना। जब मैंने 4% इस पे लगा दिया तो आंसर तो मेरा पॉइंट में आएगा, तो फिर 10% को भी मैंने पॉइंट में ट्रांसफर कर दिया। दोनों पॉइंट को ऐड करके लास्ट में मैंने सब ऐड करके परसेंटेज में ट्रांसफर कर दिया 12.6। मतलब एक्चुअली 10 से ज्यादा और 14 से कम जो रेट है जिसपे ये 2 लाख आ जाएगा वो है 12.6%। तो इंटरपोलेशन करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो ये देखो 12.6% यहाँ पर आंसर किया है इन्होंने भी। ये देखो 12.6% किस तरीके से निकालना पड़ेगा वो मैंने बता दिया। तो इम्प्लिसिट रेट अगर नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से निकाल सकते हो, जबकि ये रेयर है ये क्वेश्चन आना कि इम्प्लिसिट रेट निकालो। ये इस तरीके का क्वेश्चन कम ही होता है, बट अगर आ जाए तो ऐसे करके निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब एक मिनट, 12.6 करके क्या हम लोग का आ जाएगा 2 लाख? चेक करना पड़ेगा क्या, देखते हैं। फेयर वैल्यू, हाँ इन्होंने भी किया है 12.6% से। चेक करके देखने के लिए बोला है, ठीक है। चलो हम लोग भी चेक कर लेते हैं कि 12.6% से आंसर आता है कि नहीं। अप्रोक्सीमेशन आएगा, बिकॉज देखते हैं कैसा आ रहा है। चलो दिखा देते हैं, तुम लोग करके देखो 12.6 से आएगा कि नहीं। तो ईयर 1 2 3 4 5, लीज रेंट, डिस्काउंट रेट 12.6%। तो 12.6% का मतलब 12.6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.126, 1 डिवाइडेड बाई 1.126 इक्वल, तो पहला हो जाएगा 0.89। हम दो ही डिजिट ले रहे हैं क्योंकि देखो इन्होंने भी उसी तरीके से किया है, तो क्या होगा ना आंसर मैच करने में आसानी रहेगा। 890 लिया है इन्होंने, ठीक है। वैसे 88 आ रहा है तो मैंने 88 ही ले लिया। 0.79 है, फिर 0.70, फिर 0.6255, 50,000 इंटू 0.89, 44,500, 39,500। 39,500। अच्छा, उसके बाद वाला 35,000, ये तो कर लेंगे ओरली। और ये वाला 31,100। 31,100, और ये 50 नहीं करके इसको 90 करना पड़ेगा, तब एक ही बार में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग तो अलग अलग करके नहीं निकाल रहे हैं ना, 50 फिर एक बार 25,000 फिर 15,000, हम लोग तो टोटल करके निकाल रहे हैं। तो ये 90,000 पे आएगा। 41,400। तो टोटल कितना आ रहा है? 1,91,500। हाँ 1,91,500। हाँ इसमें भी 2 लाख नहीं आया, आना तो चाहिए था ना 2 लाख, तभी तो हम लोगों ने इंटरपोलेशन करके 12.6% निकाला। कितने का गैप आ गया देखो, फिर भी माइनस करने से पता चलेगा। 1,91,500, ठीक है। तो 8,500 का आ गया। अभी इसका कारण है अप्रोक्सीमेशन, यहाँ अप्रोक्सीमेशन हर एक जगह पे तो देखो अप्रोक्सीमेशन ही हुआ, क्योंकि ये सभी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी अप्रोक्सीमेटली है।
तो ये भी अप्रोक्सीमेटली है। तो इस तरीके से इतने सारे अप्रोक्सीमेशन हुए हैं, इस वजह से देखो ये 2 लाख एग्जैक्ट नहीं आके 1,91,500 आ रहा है। यही मेरा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, यही हो जाएगा। मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या है कि टोटल लीज रेंटल जैसे कि 50,000 करके 5 बार, एक 50,000 ये 90 में इंक्लूडेड है, प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ये सभी का मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू एमएलपी। वो भले ही ना 2 लाख आया हो, बट वो 2 लाख ही माना जाएगा। मतलब ठीक है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करें, ये आ नहीं सकता ना, क्योंकि हम लोग का अप्रोक्सीमेशन हो रहा है इस वजह से। ठीक है, अब अगर हमें एंट्री पास करना है, ठीक है, तो कैसे करके होगा देखो। एक मिनट दिखाते हैं एंट्री क्या हो। हाँ, तो देखो हम लोगों ने ये निकाल लिया। ठीक है, ये देखो एंट्री किस बात का बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एक एंट्री सीखा ना, ये देखो कैसे करके रिकॉर्ड होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड कर सकता है लेसी अपने एसेट को। ठीक है, तो लेसी अपने एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेगा, हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा लेसर, कितने में बुक करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी जो कि 1,91,500 आया है, और फेयर वैल्यू जो है हम लोग का एसेट का 2 लाख। ठीक है, विच एवर इज लोअर। अब क्योंकि मेरा यहाँ पर 1,91,500 आया तो मुझे वही लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके उतना आया है तो मुझे उतना ही लेना पड़ेगा। तो 1,91,500 ये देखो उसी से रिकॉर्ड किया है। तो किस तरीके से रिकॉर्ड होगा वही मैंने बताया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, मतलब मुझे ये निकालना पड़ेगा कि अगर 12.6% मेरा सही रेट है तो उससे मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कितना आएगा वो निकाला, फिर कंपेयर किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू जो कि मेरा 2 लाख है एसेट का, विच एवर इज लोअर। तो इससे आंसर आ रहा है मेरा 1,91,500। ठीक है, अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, यूजिंग above information, allocate finance charge over lease period, assuming zero अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। मतलब वही सेम क्वेश्चन करेंगे बट अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 0 मान के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निकालने क्या वाले हैं, फाइनेंस चार्ज कैसे करके एलोकेट होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ईयर 5 साल, मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट क्या है, मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब होता है टोटल लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। ठीक है, तो टोटल लीज पेमेंट जैसे कि पहले साल 50,000, फिर 50,000, फिर 50,000, फिर 50,000। ठीक है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, देखो मैंने सेम एग्जांपल लेने के लिए बोला है, बस बोला है कि जीआरवी को यूजीआरवी को 0 मान लो, तो ये 0 हो गया, तो फिर जीआरवी 25,000 और 50,000 मतलब 75,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट वही 12.6%। प्रिंसिपल और नेक्स्ट कॉलम प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग।
ठीक है, ये मैंने आउटस्टैंडिंग लिखा है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। तो देखो कैसे करके होगा। तो टोटल मेरा कितना हो रहा है, एमएलपी यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि यूजीआरबी जीरो, ठीक है, क्योंकि ये इसी इसी एग्जांपल को देख के करें, इन्होंने भी जीरो लिया है रेसिडुअल वैल्यू को, तो मैंने उस हिसाब से किया है। तो फिर कितना हो जा रहा है, 5 साल का 50,000 करके 2,50,000, 2,50,000, और यहाँ पर हो जाएगा 25,000, मतलब 2,75,000 टोटल। इंटरेस्ट रेट कितना है, 12.6% करके। अब देखो मुझे हर साल कितना करके देना है, 50,000, इसी में मेरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। लेकिन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास पैसा होता तो ये एसेट हम कितने से खरीद पाते, तो ये एसेट मुझे इतने में मिल जाता, ये देखो इस अमाउंट में मिल जाता, 1,91,500, क्योंकि मेरे एसेट का फेयर वैल्यू इतना ही आ रहा है मेरे लिए, है ना, मतलब जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो 1,91,500 है, मतलब मेरा एसेट मेरे पास कितने का आ रहा है, 1,91,500 का आ रहा है, जिस एसेट को मुझे 2,75,000 से खरीदना पड़ेगा, यानी मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वही मेरा इंटरेस्ट है। एट्टी थ्री 500, ठीक है, मुझे इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। देखो मुझे टोटल 2,75,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे ये एसेट लेने के लिए, जिसका एग्जांपल हम पहले भी ले चुके, बस यहाँ पर रेसिडुअल अनगारंटेड वाले को हटा दिया है क्वेश्चन ने, तो मैंने भी हटा दिया, तो ये 75,000 आ गया। ये एसेट मुझे कितने का मिलेगा, मिल सकता था अगर मुझे जो है पार्ट पेमेंट में नहीं लेना पड़ता, तो एसेट मेरा 1,91,500 का है, तो दोनों का गैप जो है, जो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वही मेरा जो है इंटरेस्ट है, ठीक है। अब पहला इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, हमेशा लोन अमाउंट पे होता है, जैसे मैंने 10 लाख का लोन लिया तो पहले 10 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो वैसे ही पहला इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होगा, 1,91,500, हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, इंटू 12.6%। तो देखते कितना आता है, 24,129, ठीक है, ये मेरा हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना है कैसे निकालेंगे, तो देखो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट है 50,000, तो हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रहता है, तो इससे इंटरेस्ट हटा देते हैं, तो मुझे मिल जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 25,871, ठीक है। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, ये कॉलम हम थोड़ा हटा लेते हैं, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। तो देखो मेरा टोटल प्रिंसिपल है 1,91,500, जिसमें से मैंने पहली इंस्टॉलमेंट के साथ कितना प्रिंसिपल पे आउट कर दिया है, 25,871, ठीक है। तो मेरा कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रह गया, 1,65,629, ठीक है। फिर इंटरेस्ट जब देंगे फिर से जो है प्रिंसिपल अमाउंट पे देना पड़ेगा, 1,65,629, कितना, 12.6%। चेक करते हैं कितना आता है, 20,869। अच्छा अब प्रिंसिपल कितना हो रहा है, 50,000 माइनस 2,869, तो इंटरेस्ट आ रहा है 29,131, 0.7 है, तो मैंने इतना कर दिया। तो अब मेरा प्रिंसिपल कितना बाकी था, 1,65,629, जिसमें से मैंने 29,131 पे कर दिया। तो बच रहा है कितना, 1,36,498, ठीक है। अच्छा अब मेरा फिर से इंटरेस्ट इस बचे हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा,
17,199। अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल पे कर रहे हैं इस पे कितना इंटरेस्ट है? फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट हटाने से ही पता चलेगा कितना प्रिंसिपल है। सॉरी, इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 32,801। 32,801। ठीक है, तो इतना प्रिंसिपल पे कर दिया। पहले बाकी था 136,498, उसमें से पे हो गया 32,801, तो बचा कितना? 1,36,97। 1,36,97। अच्छा, फिर इस पे लगेगा 1,36,97 पे इंटरेस्ट लगेगा 12.6%। फिर 50,000 से लेस करके देखेंगे कितना आ रहा है। फिर यहाँ पर 103697 माइनस अमाउंट, तो पहले इंटू करके देखते कितना आता है। 13,066। 13,066 माइनस 13,066 36,934। 36,934, तो 36,934 लेस कर देंगे। 66,766। 63 सॉरी। अब इस पे लगाएंगे 66,763 इंटू 12.6%। 8,412। 75,000 माइनस 8,412। 66,588। तो इसका मतलब मेरा अब इतना प्रिंसिपल बाकी है और ये मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट है। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में जाए तो दिख रहा है 66,763, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जब मेरा लास्ट ईएमआई है तो मुझे जितना बोला है अगर हम उतना उतना ही पे कर रहे हैं तो मेरा प्रिंसिपल बाकी कैसे रह सकता है? वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से बाकी रह जा रहा है। तो एक बार चेक करते हैं कितना बाकी रह रहा है। मुझे पे करना है 66,763, बट मैंने पे किया है 66,588, ऐसे दिख रहा है। तो इसका मतलब मेरा कितना बाकी रह जा रहा है? माइनस करके देखो एक बार। 175। 175। बट ये इलॉजिकल हो गया, ये बात तो इलॉजिकल हो गया ना। जब मेरा सारा पेमेंट हो रहा है, हम कर रहे हैं, तो 175 कैसे बाकी रह जाएगा? तो वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से रह रहा है। तो ये 175 को कहाँ एडजस्ट करना है? तो बेसिकली ये मुझे जीरो कर देना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं रहेगा, ये जीरो कर देना है। मतलब 66,763 माइनस 66,763 लिख के जीरो कर देना है। ये देखो ये ऐसे ट्रीट करना है। ये रेड कलर से जो कर रहे हैं ये ऐसे करना है लास्ट में। तो फिर 175 को क्या करें? क्या इसको ऐसे ही छोड़ दे? नहीं, 175 को इंटरेस्ट में ऐड कर दो। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो अमाउंट अप्रोक्सीमेशन की वजह से मिसमैच हो रहा है, चाहे वो जितना भी नॉमिनल क्यों ना हो, उसको इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के साथ ऐड करके उसको बढ़ा दो। मतलब ये 175, मतलब प्रिंसिपल तो मेरा कम हो रहा है ना, मेरा प्रिंसिपल होना चाहिए 66,763, जबकि हो रहा है 66,588 हो रहा है। तो बढ़ाओ कितना आ रहा है? देखो बढ़ाने से आ जाएगा मेरे हिसाब से ये वाला ही, क्योंकि उसी का माइनस तो उतना आ रहा है ना। तो कितना आ जाएगा बोलो? 66,763। तो अगर हम प्रिंसिपल को यहाँ पर जो मेरा डिफरेंस आ रहा है उसको यहाँ प्रिंसिपल में ऐड कर दे, तो मेरा प्रिंसिपल 66,763 हो जाएगा, और 66,763 माइनस 66,763 करने से मेरा जीरो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर और एक चीज को मैच करवाना पड़ेगा। और क्या? कि अगर मेरा यहाँ पर ये प्रिंसिपल 66,763 है और उस पे मेरा ये 12.6% करके 8,412 आ रहा है, तो इस वैल्यू को फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? समझो, क्योंकि देखो एक चीज देखो, ये 50,000 कैसे आया है? ये इंटरेस्ट प्लस ये प्रिंसिपल करके, ये इंटरेस्ट प्लस ये प्रिंसिपल करके, ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल, ये जो मैंने अभी गोला गोला किया, ये हर एक गोले गोले को अगर ऐड करोगे तो 50,000 ही आएगा। ठीक है। तो वैसे ही इसके साथ
ये ऐड होके 75,000 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा होगा। चेक करके देखो, 66,763 प्लस 8412 नहीं आ रहा है। ठीक है, कितने कम आ रहा है उसको क्या करें वो बता रहे। देखो, क्योंकि मेरा पूरा लाइन तो एडजस्ट होना चाहिए ना, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितने का भी डिफरेंस आ रहा है उतने से मुझे इस अमाउंट को बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, वही 175 का, तो 8412 माइनस 175 कर देंगे, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को बढ़ाया तो इंटरेस्ट को 175 से कम करेंगे ना, नहीं तो मैनेज नहीं होगा। 75 175 दिख रहा है, तो ये देखो, इसको 175 से कम करो, कितना आ जाएगा, 8412 को 175 से कम करने से 8237। हाँ, तो ये हो गया मेरा, इसका मतलब 8237 ये मेरा हो गया इंटरेस्ट, और इसके साथ प्रिंसिपल अमाउंट है 66,763, 66,763, ये दोनों ऐड होके 75 होना चाहिए, हो गया। तो एडजस्टमेंट कैसे हुआ, जो डिफरेंस आ रहा था उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। ठीक है, अब उसको प्रिंसिपल में अगर ऐड किया तो इंटरेस्ट से सेम उतना अमाउंट कम करना पड़ेगा ना, तब जाके 75,000 होगा, अदरवाइज तो एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा। तो कहाँ एडजस्ट करना है वो समझने वाला बात है। तो एडजस्ट कहाँ करना है, तो जो डिफरेंस है वो एक जगह ऐड होगा, एक जगह लेस होगा, तो इंटरेस्ट से कम कर दो, इंटरेस्ट को कम कर दो, प्रिंसिपल को एडजस्ट क्यों किया उसका भी लॉजिक है, ताकि ये 66,763 होके जीरो हो जाए, इस वजह से प्रिंसिपल में ही उसे ऐड किया और इंटरेस्ट को कम कर दिया उतने से। ठीक है, तो ये अमाउंट हम लोग का आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी यहाँ एक कहाँ किया है इन्होंने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये देखो 8273, ये देखो 75 8273 मैंने यहाँ पर दिखाया, और 66,763 ये देखो स्टार लगा दिया, ये फिगर को इस तरीके से एडजस्ट किया है। द डिफरेंस बिटवीन द फिगर एंड फाइनेंस चार्ज इज ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन इन कंप्यूटेशन। ठीक है, तुम लोग भी एक नोट करके लिख सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन की वजह से हम लोगों ने इस तरीके से दिखाया। ठीक है, अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो ईयर 1 में एंट्री होगा फाइनेंस चार्ज। अगर हम लोग लेसी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो फाइनेंस चार्ज लेसी के लिए क्या है, एक्सपेंस, तो वो इंटरेस्ट जैसे रिकॉर्ड होता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, उसके जगह फाइनेंस चार्ज लिख दिया। टू लेसर, लेसर को फाइनेंस चार्ज देना पड़ेगा, तो टोटल फाइनेंस चार्ज हम लोग का कितना आ रहा है, 83, ये तो है, मतलब एक एक साल का रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईयर 1 का ना। अच्छा, तो ईयर 1 का फाइनेंस चार्ज 84,129 20 सॉरी 24,129, 84 बोल दिया गलती से, 24,129। ये देखो, पहले हम लोगों ने लेसर को ड्यू कर दिया फाइनेंस चार्ज से। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे लेसर को पे कर रहे हैं अब इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जिसको पे करना है, फिर जब पे कर रहे हैं तो पार्टी नेम टू बैंक या कैश, तो ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, ये पे कर दिया, ये इंस्टॉलमेंट है, इसमें प्रिंसिपल भी है, इसमें इंटरेस्ट भी है। अब पीएल में ये इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, मतलब 24,129, पूरा 50,000 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू ईएमआई पे, इंटरेस्ट को पीएल में चार्ज कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट की जगह लिखा हुआ है फाइनेंस चार्ज। ठीक है, इस तरीके से एंट्री हो गया, ये 3 एंट्री। ये देखो, फाइनेंस चार्ज टू लेसर, लेसर टू बैंक, पीएल टू फाइनेंस चार्ज। ये देखो, लीज रेंट, ये 50,000 लीज रेंट है, फाइनेंस चार्ज ड्यू किया, फाइनेंस चार्ज को पीएल में चार्ज कर दिया, इस तरीके से होगा। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं यहाँ से किया जा सकता है कि
और कंसेप्ट समझाना था, एक सेकंड। तो एग्जाम्पल कहाँ चला गया? ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। आउटपुट के ऊपर वाला कंसेप्ट देखते हैं यहाँ। ये वाला शायद 20, 30, 40, 20 और 5000, हाँ ये वाला आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है। बोल रहा है सपोज आउटपुट फ्रॉम ए मशीन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 6 years आर एस्टिमेटेड एज 10,000। तो यहाँ पर लिखते हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन इज 6 years और आर एस्टिमेटेड एज, और आउटपुट का एस्टिमेशन है। देखो आउटपुट यहाँ पर दे देते हैं, आउटपुट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है, तो ईयर 1 का है देखो 20, फिर 30, 40, 20, 20, 30, 40, नहीं शायद थोड़ा गलत लिख दिया, 20, 30, 40, 20। और लास्ट वाला है 5। ईयर 1 का 20, ईयर 2 का 30, ईयर 3 का 40, ये 5000। ठीक है, अच्छा फिर बोला है कि द मशीन वॉज गिवन ऑन 3 year ऑपरेटिंग। अच्छा ये ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है, और 3 year ऑपरेटिंग लीज बाय ए डीलर ऑफ द मशीन फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल टू yield 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट 5 लाख, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। ठीक है, जैसा है वैसा ही करते हैं। तो देखो यहाँ पर द मशीन वॉज गिवन ऑन 3 year लीज, लीज टर्म लिख देते हैं 3 years। ठीक है, 3 years ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, ये फाइनेंस लीज नहीं है। ऑपरेटिंग लीज बाय डीलर ऑफ द मशीन इक्वल एनुअल लीज रेंटल। तो लीज रेंटल क्या होना चाहिए, लीज रेंटल कितना है वो हमें नहीं बोला है, बोला है इतना होना चाहिए कि 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट एक्वर हो। मार्जिन ऑन कॉस्ट दैट इज 5 लाख, ये अर्न हो। ठीक है, लीज रेंटल इतना होना चाहिए। और फॉर इक्वल एनुअल लीज यील्ड इतना बोला है ऑन कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। डेप्रिसिएशन कैसे होगा, एसएलएम इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। तो उस एग्जाम्पल को मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया। ठीक है, अच्छा अब
कोई अगर चाहता है कि उसका लीज रेंट इतना हो कि उस एसेट को उसने जितना में खरीदा है प्लस उस पे 20% प्रॉफिट कमा ले, ठीक है, तो इसका मतलब लीज रेंट कितना उसे रखना पड़ेगा, टोटल रेंट उसे कितना रखना पड़ेगा, टोटल लीज रेंट। तो अगर कोई चाहता है कि मैंने जितने का एसेट खरीदा वो तो मुझे रिकवर हो प्लस और 20% हम कमा ले, तो फिर मेरा लीज रेंट कितना होना चाहिए, टोटल 5 लाख तो मुझे लेना ही है, प्लस 5 लाख का 20%, मतलब 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल लीज रेंटल 6 लाख हो जाएगा। अब ये 6 लाख मुझे क्या करना है, इक्वल एनुअल, देखो यहाँ पर बताया है कि द मशीन गिवन ऑन 3 ईयर लीज बाय ए डीलर ऑन द मशीन फॉर इक्वल एनुअल लीज, और ये पैसा मुझे इक्वली जो है कवर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं इकोनॉमिक लाइफ क्या है इस एसेट का, इकोनॉमिक लाइफ। तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर मेरा आउटपुट के ऊपर कुछ दिया हुआ है, आवर्स आउटपुट इस तरीके का कुछ दिया हुआ है, तो मेरा इकोनॉमिक लाइफ कैसे कैलकुलेट होता है। वैसे तो 6 ईयर्स दिया हुआ है, लेकिन अगर प्रोडक्शन यूनिट वगैरह दिया हुआ है तो मुझे प्रोडक्शन यूनिट यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर इकोनॉमिक लाइफ को डिसाइड करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक लाइफ हो जाएगा प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मुझे प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है, ये देखो लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था, नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय द लेसी, ठीक है। पीरियड ओवर विच, ये जो है यूजफुल लाइफ, ये देखो इकोनॉमिक लाइफ में भी वही लिखा आया है कि पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल बाय वन और मोर यूजर्स और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर। तो अगर मुझे प्रोडक्शन यूनिट या फिर आवर्स दे रखा है तो मुझे ईयर को इग्नोर करते हुए मुझे प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर जो है कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा रियल है, ठीक है, कि मेरा मशीन 6 साल चलेगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो अगर हम 6 साल, देखो बोल दिया है मुझे बेचने वाला कि 6 साल चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ तो मुझे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बता दिया कितना है। अगर हम वो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले साल ही पूरा यूज कर लेंगे तो वो कहाँ से 6 साल चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर है तो फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी को ही इकोनॉमिक लाइफ मानना पड़ेगा। तो 20 + 30 50, 50 + 40 90, 90 और 20 कितना हो जाएगा, 1,10,000 1,15,000 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,15,000 1,15,000 देखते हैं, इनका तो 1,25,000 आ गया। मेरा गलत हुआ है क्या टोटल, सिक्सटी 65 और ये हो गया 55, नहीं ठीक ही तो हो रहा है। तो फिर मैंने कुछ गलत अमाउंट लिख लिया है क्या, ओ 10,000 20,000 30,000, 10,000 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5, अच्छा मैंने वैल्यूज को ही गलत लिख लिया है, रुको रुको। 10 20 30 40, 10 20 30 40, ये ईयर 4 का 10 20 30 40 और 5,000, 10 20 30 40, 10,000 इन 1 ईयर, 20,000 सेकेंड ईयर, 30,000 इन थर्ड ईयर। तो 10 20 30 10 20 30 और 40,000 इन फोर्थ ईयर और 20,000 इन ईयर 5 एंड 5,000 इन 6 ईयर्स। अच्छा 6 साल है, और ये 20, तो टोटल कितना हो रहा है, 10 20 + 10 30 30 60 40 1,25,000 हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गया 1,25,000। और अगर पूछे कि यूजफुल लाइफ क्या है, तो यूजफुल लाइफ को हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी से ही बताएंगे। यूजफुल लाइफ जो है वो कितना है, क्योंकि 3 साल का लीज है तो 3 साल का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा वही लेसी के लिए उसका यूजफुल, लेसी तो 3 साल यूज करने वाला है, तो 20,000 10,000 20,000 और 30,000, तो उसके लिए यूजफुल लाइफ कितना है 60,000, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ लिखा था कि लेसी जितना दिन यूज करेगा, इन जनरल वो एसेट जितना दिन यूज किया जा सकता है किसी भी यूजर्स के थ्रू से, ठीक है, तो वो उतना हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग को निकालना है डिप्रिशिएशन, तो अच्छा लीज रेंट भी निकालना है क्योंकि हमें तो मेनली पूछा है कि लीज रेंट वगैरह क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं लीज रेंट फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा 6 लाख,
टोटल लीज रेंटल, ठीक है। 6 लाख रुपए मुझे पूरा रिकवर करना है लेसी से, ठीक है। अब ये 6 लाख रुपए रिकवर करने का मतलब है 1,25,000 यूनिट जो है प्रोडक्शन, मतलब सॉरी इसको ऐसे करेंगे, ये 6 साल होगा, ठीक है, और इनटू यहाँ पर 3 बताते हैं। मुझे तो रेंट जो है वो तो यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं लेना, ईयर वाइज लेना है। तो 6 लाख, मुझे 6 साल एसेट का लाइफ है, तो मुझे 6 लाख को 6 से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो पर एनम 1 लाख करके अगर मुझे रिकवरी चाहिए तो 3 साल में मुझे 3 लाख करके रिकवरी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 3 लाख करके रिकवरी होना चाहिए, बट ये वाला जो पॉइंट है देखो, ये हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखो ये लगा के क्रॉस कर दो, हम बताते हैं। लीज रेंट हम लोग का 3 इयर्स का कैसे निकालना पड़ेगा, वही प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। मतलब 6 लाख का जो लीज रेंट है, ठीक है, 6 लाख का जो लीज रेंट है उससे तो देखो हम पूरे एसेट का कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, प्लस उस पर प्रॉफिट भी रिकवर कर रहे हैं। तो पूरे एसेट का कॉस्ट रिकवर करने का मतलब पूरे एसेट का यूज करना, ठीक है। तो 6 लाख रिकवर करने का मतलब है कि 1,25,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तब 6 लाख रिकवर हो रहा है। इनटू लेसी से हम लोग 60,000 ही लेसी को यूज करने का मौका देंगे, 60,000 यूनिट, ठीक है। तो फिर हम लोग का लीज रेंट कितना होना चाहिए, तो ये क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर है तो ये हम लोग का ईयर वाइज लेकिन नहीं होगा, सारा कैलकुलेशन यूनिट वाइज होगा। तो ये देखो 6 लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000 इंटू 60,000, ठीक है। तो 2,88,000 निकल के आ रहा है, ठीक है। लीज रेंट फॉर 3 इयर्स हो गया 2,88,000। मतलब समझो कैसे करके हम लोगों ने निकाला, हमारे एसेट का कॉस्ट है जो है उस पे 20% कमाने के लिए बोला गया कि उस पे 20% कमा के हमें लीज रेंट रिकवर करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 लाख एसेट का कॉस्ट वो तो हम रिकवर करेंगे जिसे रेंट पे देंगे इस एसेट को, प्लस और 20% प्रॉफिट कमाएंगे, तो मुझे 6 लाख उससे रिकवर करना है जिसको हम ये एसेट जो है लीज पे देने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे इस एसेट का टोटल लाइफ जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो 1,25,000 यूनिट प्रोड्यूस होने के बाद ये एसेट खत्म हो जाएगा, लेकिन हम जिसे यूज करने के लिए दे रहे हैं वो 60,000 यूनिट तक ही प्रोड्यूस कर पाएगा। तो मुझे उससे 6 लाख रिकवर करना है जो 60,000 यूनिट प्रोडक्शन करेगा। तो इसका हम प्रोपोर्शनेट कैसे निकाले, तो देखो 6 लाख रिकवर करने का मतलब तो पूरा एसेट का ही रिकवरी हो गया, तो पूरा एसेट का यूज मतलब 1,25,000 यूनिट, ठीक है। तो 6 लाख रुपए रिकवर करने का मतलब 1,25,000 यूनिट प्रोडक्शन हो जाना, ठीक है। तो पर यूनिट प्रोडक्शन पे रिकवरी कितना, इंटू 60,000, ठीक है। तो 60,000 जो प्रोडक्शन करेगा उसी से हम ये पूरा रिकवर करने वाले हैं। तो इसका मतलब 3 साल में मुझे इतना लीज रेंट लेना चाहिए, ठीक है। टोटल ये 3 साल में मुझे लेना चाहिए, लेकिन मुझे क्या लेना है, एनुअल लीज रेंट मुझे तो 1 साल करके लेना है, तो 1, 2 और 3, ठीक है। तो मेरा एनुअल लीज रेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल लीज रेंट पर एनम कितना हो जाएगा, 2,88,000 डिवाइडेड बाई 3, 96,000 करके। $96,000 करके ये हो गया मेरा एक्चुअल लीज रेंट, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्चुअल लीज रेंट। अच्छा, अब लेकिन AS19 मुझे इस तरीके से लीज रेंट को रिकवर करने के लिए परमिशन नहीं देता है। AS19 मुझे क्या बोल रखा है कि मुझे किस तरीके से लीज को रिकवर करना है, लीज रेंट मेरा क्या होना चाहिए। एक्चुअली तो इतना हो रहा है अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें, लेकिन इनके हिसाब से रिकवरी कैसे होना चाहिए, टोटल तो उतना ही रहेगा 2,88,000, लेकिन हर साल का रिकवरी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे करके रिकवर करना है, आउटपुट के रेशियो में। आउटपुट कितना है, पहले साल 10,000, 20,000, फिर 30,000, ठीक है। तो 10,000, 20,000 और 30,000 इस तरीके से हमें लीज रेंट को रिकवर करना है। तो रेशियो हो गया 1:2:3। तो 1:2:3 में अगर हम लोग 2,88,000 को देखें तो कितना हो जाएगा, 48,000 पहले साल, फिर 48,000 इंटू 2, 96,000,
फिर 48,000 इंटू 3, 1,44,000। ठीक है, तो इस तरीके से रिकवरी होना चाहिए। AS19 हमें ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब लीज रेंट कैसे रिकवर होना चाहिए? लीज रेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। तो एक्चुअली मेरा लीज रेंट, अगर एक्चुअल लीज रेंट इतना निकल के आ रहा है, क्योंकि मुझे क्या बोला है, इक्वल एनुअल लीज रेंटल होना चाहिए, तो फिर इतना हो रहा है। लेकिन AS19 मुझे ये परमिशन नहीं देगा। AS19 बोलेगा मुझे इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे करके कैलकुलेशन कर सकते हैं? मतलब कैलकुलेशन तो हो गया, अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो लेसर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? इन द बुक्स ऑफ लेसर, लेसर का मतलब जो एसेट को रेंट पे दे रहा है, ठीक है। तो देखो, जो एसेट रेंट पे देता है वो उसका रोज का काम हो गया, ठीक है। तो उसके लिए एसेट स्टॉक के तरह ट्रीट होगा, तो ये उसका डे टू डे एक्टिविटी है, लीजिंग करना, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटी लीजिंग, तो ट्रीटेड एज गुड्स, ठीक है। उसके लिए उसका एसेट उसका स्टॉक हो गया, ठीक है। तो वो कैसे करके एंट्री करेगा? तो जब वो अपना एसेट दे देगा तो एंट्री क्या करेगा? क्योंकि उसके लिए एसेट नहीं है वो, तो वो टू एसेट लिख सकता था, ठीक है। तो वो टू एसेट नहीं लिख रहा है, फाइनेंस लीज में लिखता है। क्यों लिखता है ये? लेकिन हम लोग ऑपरेटिंग लीज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा ना, ये ऑपरेटिंग लीज का था, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। तो फाइनेंस लीज में लेसर लिखता है कि मेरा एसेट चला गया, क्योंकि वो एसेट को बेचने वाला होता है। बट ऑपरेटिंग लीज में तो बेचने नहीं, बेचता नहीं है कभी भी, सिर्फ यूज करने के लिए देता है, ठीक है। तो अगर स्टॉक चला जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? हमारे गोडाउन से अगर हमारा स्टॉक चला जाएगा तो टू परचेस, परचेस को हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे जिसको हम लोग लीज पे दे रहे हैं। मतलब ऐसे हो जाएगा, मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज डेबिट, ठीक है। मशीन को हम लोग ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हैं, ठीक है। अब कितने का स्टॉक जा रहा है मेरे पास से? 5 लाख का, क्योंकि मेरा जो एसेट हम दे रहे हैं लीज पे उसका कॉस्ट 5 लाख है, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ था? ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ, उसका कॉस्ट कितना है? 5 लाख का है। तो मेरा स्टॉक चला गया, तो टू परचेस 5 लाख, और इसको डेबिट किसको करेंगे? मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि हम लोग मशीन दे रहे हैं ऑपरेटिंग लीज पे। ये हो जाएगा। फिर सेकेंड एंट्री क्या होगा? सेकेंड, जब हम लोग पहला लीज जो है, लीज रेंट जो है रिसीव करेंगे, तो हम लोग कर कितना रहे? एक्चुअली हम लोग 96,000 ही रिसीव करेंगे, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग अलग तरीके से होगा, वो हम दिखाते हैं। क्यों एक्चुअली इतना ही रिसीव करेंगे? क्योंकि क्या बोला है कि इक्वल एनुअल लीज रेंटल पे दिया गया है, तो फिर सामने वाला तो मुझे 96 ही देगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 96,000 टू लीज रेंट। तो ये इनका इनकम है, जैसे बैंक टू रेंट वैसे लीज रेंट हो गया, ठीक है। इनकम क्रेडिट हो गया। अब इसको कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि AS19 मुझे बोल रहा है कि हम पहले साल 48,000 बुक कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर कैसे करके हो जाएगा? तो ऐसे लीज रेंट अकाउंट डेबिट, इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली इनकम कहाँ क्लोज होता है? PL में। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू PL लिख देते, बट यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम पूरा PL में क्रेडिट नहीं कर सकते। PL में कितना क्रेडिट करेंगे? जितना मुझे AS19 परमिशन दे रहा है, दैट इज 48,000, ठीक है। तो बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा? बाकी अमाउंट को हम लाइबिलिटी बोल के दिखाएंगे कि मैंने एक्स्ट्रा जो है रिसीव कर रखा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? लाइबिलिटी क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। इसको लिखना पड़ता है टू लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट, टू लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 48,000, ठीक है। इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? करेंट लाइबिलिटी। तो इसका मतलब मैंने 48,000 जो है एक्स्ट्रा रिसीव किया है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, अब डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। तो एसेट तो लेसर का ही है, क्योंकि उसने तो बेचा थोड़ी ना है, ये तो ऑपरेटिंग लीज है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू
एसेट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, एसेट नहीं लिख सकते हैं बिकॉज हम लोगों ने एसेट को डेबिट नहीं किया अभी तक, तो एसेट को क्रेडिट कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने क्या लिखा है, एसेट लिखा है मशीन, बट सिर्फ मशीन लिखने से नहीं होगा, मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, वही एसेट ही लिख रहा है बट थोड़ा सा नाम चेंज है। एसेट के साथ साथ और 2 लाइन जोड़ना है, वो एसेट जो हम लोगों ने लीज पे दिया है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा, देखो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमारा एसएलएम लग सकता है। तो कैसे करके होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड है तो इस पे डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, एसएलएम मेथड पे ही लगता है। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख माइनस स्क्रैप जो कि 0 है, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो कि हम लोग यूनिट प्रोडक्शन पे ले चुके हैं, तो 1,25,000, ठीक है, इनटू पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो पहले साल जितना यूनिट प्रोडक्शन होगा जो कि 10,000 है। तो देखो फाउंडेशन में अगर किए हो तो याद होगा, ठीक है, अगर फाउंडेशन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो अभी सीख सकते हैं हम लोग। तो ये देखो 5 लाख का एसेट यूज करके 1,25,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो सकता है। मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन करने से मेरा कितना खर्चा होता है, 4 रुपए करके। तो 10,000 यूनिट प्रोडक्शन अगर पहले साल करेंगे तो मेरा 40,000 का डिप्रिशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब पीएल में चार्ज कर देंगे डिप्रिशिएशन को, पीएल टू डिप्रिशिएशन। पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन, ठीक है। अच्छा, अब लेसी के बुक्स में कैसे एंट्री होगा, इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो लेसी के बुक्स में कैसे एंट्री होगा, देखो तो सबसे पहले लेसी क्या बोलेगा, लेसी ऐसे बोलेगा मशीन टू बैंक, ये एंट्री वो कभी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मशीन खरीद थोड़ी ना रहा है कि मशीन टू बैंक बोल के एक अमाउंट लिख देगा, लाइक 5 लाख 5 लाख, जैसे कि इस क्वेश्चन में। ये नहीं कर सकता क्योंकि वो एसेट खरीद नहीं रहा है, वो लीज पे ले रहा है एसेट को। तो पहला एंट्री हो जाएगा, रेंट पे ले रहा है तो रेंट डेबिट, तो यहाँ पर रेंट को लीज रेंट लिखेंगे, लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहले साल जितना रेंट है उतना ही लिखना पड़ेगा, तो वो कितना पेमेंट कर रहा है उतना ही वो एंट्री करेगा। तो भले ही 48,000 रिकॉग्नाइज कर रहा है लेसर, उससे उसको कोई लेना देना नहीं, वो तो अपना 96 पे कर रहा है तो वो 96 लिखेगा। लेकिन उसके ऊपर भी तो एस 19 एप्लीकेबल होगा, तो फिर वो इस 96 को कैसे करके दिखाएगा, तो वो देखो कैसे करके दिखाएगा। तो वो पीएल में कितना खर्चा रिकॉर्ड कर सकेगा, जितना एस 19 उसे परमिशन दे रहा है, यानी कि 48,000, ठीक है। अच्छा, टू लीज रेंट, ये यहाँ पर आ जाएगा। बाकी उसने फिर एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है, करेंट एसेट बोल के वो ट्रीट करेगा, जैसे लेसर करेंट लाइबिलिटी ट्रीट करेगा, लेसी उसे करेंट एसेट बोल के ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, जो ये देखो, ये मैंने ये पूरा करके दिखा दिया यहाँ पर, ये तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 दिखाते हैं यहाँ से, ये वाला, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी अभी जो हम लोगों ने कंसेप्ट किया उसके बेसिस पे है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये हम होमवर्क देते हैं, यहाँ पर क्या क्या निकालने बोला है हम हिंट्स दे देते हैं। जैसे बोला है एनुअल लीज रेंट, एनुअल लीज रेंट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर भी देखना बता देगा कि कितना कॉस्ट है, उस पर वो कितना कमाना चाहता है, मार्जिन 30%, तो फिर 1,50,000 उस पर 30% लगाओगे आ जाएगा। 3 साल का रेंट निकालना, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट बेसिस सेम वही वाला क्वेश्चन दिया है, बस डेटा अलग है और कुछ नहीं। फिर हर साल का डिप्रिसिएशन निकालोगे तो एनुअल लीज रेंट आ जाएगा, ठीक है, एनुअल लीज रेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर शायद डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है, तो डिप्रिसिएशन जैसे अभी मैंने सिखाया उस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम होमवर्क दे रहे हैं, ये करके देख सकते हो 11 वाला, ठीक है। और बाकी हम लोग का जो है मेन मेन पॉइंट हो गया है। अब देखते हैं इससे जो भी क्वेश्चन कर पाएंगे, और बाकी अगर कुछ पॉइंट्स रहेगा बताने वाला तो वो भी बता देंगे, नहीं तो क्वेश्चन काफी सारा हो सकता है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है उसमें से। ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं।
थैंक यू मैम। बाय।